हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। मैं आपको फिर से इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि जो आज का वीडियो है वो केस स्टडी बेस्ड लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी टॉपिक को, जो कि हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है। फिलहाल इस टॉपिक में आपको थोड़ा सा आनंद आने वाला है, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें इजी वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ, स्पेशली बेस थ्योरम जो है उसको मैं इजी वे में आपको प्रॉपर चैनल पर समझा पाऊँ। तो केस स्टडी में थोड़ी सी वही जो कि हर वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, और इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, इंट्रोडक्टरी वीडियो, आप उसे भी देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर बता देना उचित समझता हूँ कि जो हम लोगों को केस स्टडी मिलने वाले हैं 2023 में, उसमें आपको किसी भी कंडीशन में एमसीक्यू नहीं मिलेंगे। क्या कहा? एमसीक्यू नहीं मिलेंगे। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो उस पैटर्न पर एमसीक्यू हैं, यानी जो क्वेश्चन अभी आपको मैं रन कराऊंगा उसमें एमसीक्यू हैं। तो फिर आपके मन में एक सवाल उठेगा कि जब एमसीक्यू आ नहीं रहे हैं तो फिर हमारे सिलेबस में, मतलब जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ उस प्रैक्टिस सेट में किस तरह से इन्वॉल्व हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि उस प्रैक्टिस सेट में एमसीक्यू होने का रीज़न सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है। क्या कहा? सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है। सीबीएसई क्वेश्चन बैंक से ये सारे केस स्टडी मैं पिक कर रहा हूँ, और वहाँ पर एमसीक्यू दिए हुए हैं, इसलिए आपको मैंने एज इट इज़ वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया है, कुछ मैंने अलग से उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया हुआ है। इस बार का जो पैटर्न होगा वो पैटर्न समझ लेते हैं। 1+1+2 ये केस स्टडी 1 होगा, केस स्टडी 2 1+1+2, और जो केस स्टडी 3 होगा वो 2+2, और इस तरह से हम लोग कवर कर पाएंगे कितने मार्क्स? टोटल 12 मार्क्स। तो इसको आसानी से 12 मार्क्स को हम कवर कर सकते हैं अगर आप केस स्टडी को प्रॉपर चैनल पर समझ पा रहे हैं। इंट्रोडक्टरी वीडियो देखेंगे, और जितनी भी वीडियोस मैंने केस स्टडी बेस्ड बनाई हुई हैं वो आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक भी कर सकते हैं। चलिए ऐसी क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो केस स्टडी 1 हमारे सामने कुछ यूं रहा। अ कोच इज ट्रेनिंग 3 प्लेयर्स। अच्छा ठीक है, कोच जो है वो 3 प्लेयर्स को ट्रेनिंग दे रहा है। ही ऑब्जर्व दैट द प्लेयर ए कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स। अच्छा, 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स। कुल मिलाकर के जो प्लेयर ए है, अगर उसके प्रोबेबिलिटी जनरेट करें टारगेट को हिट करने की, तो वो जनरेट हो जाती है 4/5। और अगर हम कहें कि वो टारगेट को नहीं हिट कर पाता है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं पीई प्लस पीई बार मिलकर के क्या बना देता है? पीई प्लस पीई बार मिलकर के बना देता है 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पीई बार की वैल्यू जनरेट करते हैं तो 1 माइनस पीई। जो काम यहाँ पर इवेंट ई कर रहा है वो काम हमारे पास क्वेश्चन में इवेंट ए कर रहा है। इसका मतलब पी ए बार की वैल्यू जनरेट हो जाती है 1-4/5, एंड फाइनली वी गेट दी 1/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ द पी ए बार। चलिए, ये पी ए हमारे पास जनरेट हो चुका है, पी ए बार जनरेट हो चुका है। सेम पैटर्न पर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। प्लेयर बी कैन हिट 3 टाइम्स इन 4 शॉट्स। तो पी बी की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो हमको देखने को मिल रही है 3/4। 3/4 का मतलब ये हुआ कि अगर हम जनरेट करें पी बी बार तो 1 माइनस पी बी, और पी बी की वैल्यू है 3/4, देन वी गेट दी 1/4। एंड द सेम पैटर्न इज एप्लीकेबल फॉर द पी सी, एंड द पी सी 2 times in 3 shots. It means we have to put 2/3, and after then PC bar, sorry, PC bar, we have to apply the semicolon. Then PC bar is known as 1 minus 2/3 and get the 1/3। क्या मिल जाता है? 1/3। अब कुल मिलाकर के क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट द टारगेट इज हिट बाई ए बी, the target is hit by BC, the target is hit by AC, then probability of ABC ऑल विल हिट। अच्छा ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जरा पैटर्न समझ लेते हैं। ये एक केस है। केस जब प्रोबेबिलिटी में पढ़ाता हूँ तो प्रोबेबिलिटी को ओवरऑल मैंने 6 केसेस में डिवाइड कर रखा है, जिसमें एक केस ये भी है। याद रखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या कहा? प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर टारगेट हिटिंग। इस टाइप के जब भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो याद रखेंगे हम इनको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम। कौन सा? विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम। ठीक है, अब वेन डायग्राम समझने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। ये पर्सन ए रहा, ये पर्सन बी रहा, और ये पर्सन सी रहा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये जो आप ब्लॉक देख रहे हैं ये यूनिवर्सल सेट के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको रेक्टेंगुलर शेप पर देखने को मिल रहा है। चीज़ों का क्लासिफिकेशन समझने का प्रयास करेंगे। ये वो हिस्सा है, ये वाला, केवल इतना हिस्सा। ये वो हिस्सा है शेडेड रीजन, जिसमें कि केवल आपको ए दिखेगा। इसके अंदर ना ही बी होंगे ना ही सी होंगे, ना को हम लोग बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं डॉटेड से,
ये डॉटेड वाला जो रीजन है ये वो रीजन है जिसके अंदर केवल और केवल आपको क्या दिखेगा, केवल आपको दिखेगा बी। इसका मतलब ना ही इसके अंदर ए होगा और ना ही इसके अंदर सी होगा। और सेम पैटर्न पर ये जो आप स्टार वाला ब्लॉक देख रहे हैं, इस स्टार वाले ब्लॉक में आपको देखने को मिलेगा केवल सी। केवल सी जब मैं बोल रहा हूँ इट मीन्स ओनली सी, और ओनली सी का मतलब होगा नाइदर ए नॉर बी, वी गेट ओनली सी। तो ये तीन सिचुएशंस आई। अब ये वाला जो आप ब्लॉक देख रहे हैं इस ब्लॉक की चर्चा कर लेते हैं। इसके अंदर ये दिस इज अ कॉमन रीजन ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब इसके अंदर ए होगा, बी होगा, सी नहीं होगा। अगर इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर बी होगा, सी होगा, लेकिन ए नहीं होगा। और अगर इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर ए होगा, सी होगा, परंतु बी नहीं होगा। जबकि ये वाला जो आप रीजन देख रहे हैं इसके अंदर तीनों ही पाए जाएंगे, ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। अब ये डायग्राम हमारा पूरा बन करके तैयार हो गया है। अगर हम ध्यान से समझें, टारगेट हिटिंग का केस हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग का, टारगेट हिटिंग का क्वेश्चन है तो सीधे उसी से एक्सप्लेन कर देते हैं। इस ब्लॉक के अंदर ए टारगेट को हिट कर लेगा, ना ही बी कर पाएगा ना ही सी कर पाएगा। सेम पैटर्न पर बी के अंदर ए नहीं कर पाएगा, बी नहीं, सी नहीं कर पाएगा, बी कर लेगा। इसके अंदर ए नहीं कर पाएगा, बी नहीं कर पाएगा, सी हिट कर लेगा। अब ये वाला जो रीजन आया इसका मतलब होगा कि ए और बी दोनों टारगेट हिट कर लेंगे लेकिन सी फेल हो जाएगा। सेम पैटर्न पर ए फेल हो जाएगा, बी और सी टारगेट को हिट कर लेंगे, एंड दी सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन दिस ब्लॉक दैट ए एंड सी विल हिट द टारगेट बट बी लूज द टारगेट। और ये वाला जो ब्लॉक अभी आप देख रहे हैं, जो ये वाला आप ब्लॉक देख रहे हैं, इस ब्लॉक में क्या होगा, इस ब्लॉक में ए भी टारगेट को हिट कर लेगा, बी भी टारगेट को हिट कर लेगा और सी भी टारगेट को हिट कर लेगा। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है तो चीज़ें भी आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। और जो भी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो शायद यही पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट ए बी एंड सी ऑल विल हिट द टारगेट, इसका मतलब ये हुआ कि वो पूछ रहा है पी ए बी सी। दिस इज अ केस ऑफ द इंडिपेंडेंसी केस, पी ए, पीबी और पीसी। ये इंडिपेंडेंसी का केस कैसे होगा? अरे यार आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर क्लास में कोई एक टीचर क्वेश्चन पुटअप करता है, जनरल क्वेश्चन पुटअप करता है, तो जिसको आता है वो इजीली रिप्लाई दे सकता है। अब ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन अगर पुटअप किया गया राम और श्याम से तो ये कोई कंडीशन है कि पहले राम बताएंगे उसके बाद ही श्याम बताएंगे, ऐसा नहीं होगा भाई, इसे तो श्याम पिट जाएगा। फिर समझने का प्रयास करेंगे। अगर हमें टारगेट को हिट करना है तो जाहिर सी बात है कि टारगेट को हिट करने के लिए तीनों इंडिपेंडेंट हैं, जो पहले हिट कर ले जाए तीनों ही हिट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है कि पहले ए हिट करेगा उसके बाद ही बी हिट करेगा, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं दी गई है और इस वजह से ये केस इंडिपेंडेंसी का है। पी ए की वैल्यू देखो हमारे पास है 4/5, देन पुट ऑल दी वैल्यूज 4/5 इंटू पी बी की वैल्यू हमारे पास गिवन की जा रही है 3/4 इंटू पी सी की वैल्यू हमारे पास गिवन की जा रही है 2/3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैंसिल आउट 3 to 3 एंड 4 to 4 एंड आफ्टर देन वी गेट दी 2/5। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है और आपको एमसीक्यू नहीं दिए जाएंगे क्योंकि आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2/5 इज द करेक्ट आंसर। हालांकि अपने पास एमसीक्यू है इसलिए मैंने ऑप्शन सी मार दिया, और अगर नहीं भी होते तो इसको हटा दो यहाँ से, सीधे लिख दो यहाँ पर 2/5 फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस डायग्राम को याद रखेंगे भैया, ये डायग्राम याद रखेंगे। इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये तो वो सिचुएशंस हैं जिसमें कम से कम कोई एक या फिर एग्जैक्टली 1 या फिर 2 या फिर 3 ये टारगेट को हिट कर रहा है। एक सिचुएशन और भी जनरेट होगी जिसमें कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा और वो इन 3 सर्किल से बाहर की सिचुएशन होगी, जिसको हम बोलते हैं ए बार, बी बार, सी बार। कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा, ना ही ए कर पाएगा, ना ही बी कर पाएगा और ना ही सी कर पाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रेफरिंग टू 1 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी विल हिट एंड ए विल लॉस। देखो आ गया, आया वही केस, ए और बी टारगेट को हिट कर दें लेकिन सी टारगेट को हिट नहीं कर पाए। देखो ये है, ए और बी टारगेट को हिट कर दें, ए और बी टारगेट को हिट कर दें लेकिन सी टारगेट को कुछ गड़बड़ है। बी और सी टारगेट को हिट कर दें लेकिन ए टारगेट को हिट नहीं कर पाए, ये है। बी और सी टारगेट को हिट कर दें, ए टारगेट को हिट नहीं कर पाए। इसका मतलब ये हुआ दैट वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए बार बी सी। और फिर वही केस है, केस ऑफ द इंडिपेंडेंसी, देन पी ए बार इंटू पी बी इंटू पी सी। जब आपने क्लासेस को अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई थी कि किस तरह से हम पहचानते हैं कि केस इंडिपेंडेंसी का, किस तरह से पहचानते हैं केस डिपेंडेंसी का है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी क्लियर किया हुआ था कि कभी भी अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए कि केस ऑफ इंडिपेंडेंसी या डिपेंडेंसी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको वे ऑफ राइटिंग मैंने चेंज करके बताया था कि वो आप वे ऑफ राइटिंग अडॉप्ट करेंगे तो उसकी मदद से आप इजिली
क्वेश्चन के आंसर को गेन कर ले जाएंगे। और मैंने शायद आंसर निकालना आपको सिखा भी दिया था कि क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो आप इजीली आंसर गेन कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ पी ए बार। देखो पी ए बार की वैल्यू 1/5 ये हमारे पास है। आफ्टर देन पी बी एंड पी सी। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। पी ए बार की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ रही है पी ए बार की वैल्यू आ रही है 1/5। पी ए बार की वैल्यू है 1/5 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी बी। पी बी की वैल्यू है हमारे पास, पी बी की वैल्यू है हमारे पास 3/4 एंड 2/3। 3/4 एंड 2/3, 3/4 एंड 2/3। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैंसिल आउट 3 to 3, 2 2 जा एंड फाइनली वी गेट दी 1/10। देखो ये भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि इसमें कुछ कंपल्सन नहीं है। अगर यहाँ से 4 MCQ को हटा देते हैं तब भी हम इजीली आंसर को निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस बार क्वेश्चन में रेफर किया गया है एनी टू ऑफ ए बी एंड सी विल हिट द टारगेट। एनी टू, एनी टू का मतलब क्या हुआ, एनी टू का मतलब इन वाले ब्लॉक्स की चर्चा की जा रही है, इसकी चर्चा की जा रही है, इसकी चर्चा की जा रही है, इसकी चर्चा की जा रही है। यहां से हमें देखने को मिल रहा है वर्ड विद रेफरेंस टू द इवेंट्स मेंशन फर्स्ट सेकेंड इन फर्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एनी टू ऑफ ए बी एंड सी। एनी टू का मतलब हो गया ए हिट नहीं कर पाया, बी ने कर लिया, सी ने कर लिया, प्लस ए ने हिट कर लिया, बी नहीं कर पाया, सी ने कर लिया, प्लस ए बी ने कर लिया, सी नहीं कर पाया। देखो यार ए बार बी सी की वैल्यू शायद अपने पास है, हाँ ए बार बी सी की वैल्यू 1/10 है, तो इसकी वैल्यू हमने रख दिया 1/10 प्लस ए बी बार सी की वैल्यू ये शायद नहीं है। यहाँ से पी ए की वैल्यू हमको देखने को मिल रही है 4/5। पी बी बार की वैल्यू हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था 1/4 आया था एंड पी सी इज नोन एज 2/3। पी ए की वैल्यू अपने पास जनरेट हो रही है 4/5 पी इंटू यहाँ से पी बी की वैल्यू हमें जनरेट हो रही है 3/4 और पी सी की वैल्यू पी सी बार 1/3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से देखने को मिलता है 1/10 cancel out 4 to 4 then plus 2/15 plus 3 to 3 4 to 4 then 1/5। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो मुझे लगता है एलसीएम 30 आ जाता है। 10 3 जा, 15 2 जा, 5 6 जा, then we get the 13/30। then which option is correct? ऑप्शन 4 इज करेक्ट, आप जानते हैं। और अगर हम इतने को हटा भी देते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको इजीली सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और फिर देखने का प्रयास करते हैं कि हम लोग क्या इसमें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। देखो मैंने कहा था ना कि सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट मतलब वो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ए बार बी बार और सी बार, तो पी ए बार बी बार सी बार, यहां से हमको देखने को मिलता है पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार। केस ऑफ इंडिपेंडेंसी का है, पी ए बार की वैल्यू आप जानते हैं स्टार्टिंग में जनरेट कर लिया था, देन वी गेट दी 1/5 इंटू दिस इज नोन एज 1/4 इंटू दिस इज नोन एज 1/3। 5 4 जा 20, देन वी गेट दी 1/60। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ए बी और सी विल हिट द टारगेट। कम से कम कोई एक टारगेट को हिट कर दे, इस केस को जरा समझना होगा। कम से कम कोई एक टारगेट को हिट कर दे मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 कुल मिलाकर के इसके अंदर 8 सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। इन 8 सिचुएशंस में वो बोल रहा है कम से कम कोई एक टारगेट को हिट कर दे। कम से कम कोई एक टारगेट को हिट कर दे इसका मतलब ये हुआ कि ए ने कर दिया, बी और सी नहीं कर पाया। प्रोबेबिलिटी ध्यान से समझना इस केस को, या मतलब योग होता है, मींस एडिशन। सेकेंड, ए नहीं कर पाया, बी ने कर दिया, सी नहीं कर पाया। केस नंबर थर्ड, यहां से ए नहीं कर पाया, बी नहीं कर पाया, सी ने कर दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है ए ने टारगेट हिट कर दिया, बी ने कर दिया, सी नहीं कर पाया। या फिर ए ने कर दिया, बी नहीं कर पाया, सी ने कर दिया। या फिर बी ए बी सी
ये तीन स्टार्टिंग की तीन वो कंडीशंस हैं जिसमें कोई एक ही टारगेट को हिट कर पा रहा है। एट लीस्ट एट मोस्ट का केस अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। एट लीस्ट का मतलब कम से कम जितना कहा जा रहा है उतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, सरप्लस हो सकता है, जबकि स्लैक नहीं हो सकता है। और जब एट मोस्ट की बात होती है तो एट मोस्ट में स्लैक हो सकता है, सरप्लस नहीं हो सकता है। ये तीन वो कंडीशन जिसमें एक्जैक्टली वन टारगेट हिट कर रहा है, ये तीन वो कंडीशन जिसमें एक्जैक्टली दो लोग टारगेट को हिट कर रहे हैं। अब एक कंडीशन ये जनरेट होती है जिसमें तीनों लोग टारगेट को हिट कर रहे हैं, ए बी एंड सी। और ध्यान से देखो, एक कंडीशन इसमें और जनरेट हो रही है जिसको हम नाम दे रहे हैं पी ए बार बी बार सी बार। इसका मतलब है कि कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया। अब जरा ध्यान से समझना, होना प्लस ना होना ये सब किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। होना प्लस ना होना किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब कुछ किसके इक्वल हो जाता है, इक्वल टू वन के हो जाता है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कम से कम कोई एक टारगेट को हिट कर दे। कम से कम कोई एक टारगेट हिट कर दे मतलब एग्जैक्टली या तो वन हिट करें, या फिर कोई दो लोग हिट कर दें, या फिर तीनों ही लोग हिट कर दें। इसका मतलब इसमें कौन सा केस हमारे फेवर में नहीं है, तो ये वाला केस हमारे फेवर में नहीं है। ये हमारे फेवर में नहीं है तो भैया इसको यहाँ से उठाओ और उठा करके इसको ट्रांसफर कर दो किधर, RHS में, तो हमको कुछ देखने को मिलेगा। और जो देखने को मिलेगा बस वही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो एट लीस्ट वन ऑफ ए बी और सी विल हिट द टारगेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी, क्या कहा, जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी वन माइनस पी ए बार बी बार सी बार। जबकि यहां से वन माइनस ए बार बी बार सी बार पीछे जनरेट कर चुके हैं, हम लोग सिंपली पुट कर सकते हैं 1/60, देन वी गेट दी 59/60। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और याद रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि विदाउट ऑप्शन भी ये कैलकुलेट हो सकते हैं। केस स्टडी 2 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोविड के लिए मैंने लास्ट ईयर भी कहा था और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, और इस बार मैं फिर कह रहा हूँ, कोविड अपने पीक पॉइंट पर चल रहा है, इसलिए कोविड और RT-PCR टेस्ट ये सब पढ़ करके जाना। क्वेश्चन से घबराएंगे नहीं, और ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली इसको हम लोग समझेंगे ट्री डायग्राम की मदद से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर किस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ट्री डायग्राम। कौन सा, ट्री डायग्राम। एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने और अच्छी तरह से आपको समझाया भी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग देख रहे होंगे वो चीज़ों को कैच कर ले जाएंगे एक ही बार में। कुछ स्टूडेंट्स की दिक्कत आ रही थी, और जिन लोगों को दिक्कत आ रही थी वो स्पेशली इस वीडियो से थोड़ा सा उनको और क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने कोशिश किया हुआ है कि सभी लोगों के डाउट्स क्लियर होते रहें। बोला है ऑफ पीपल हैविंग कोविड। देखो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत जो है वो एक्चुअली 20 से है, लेकिन स्टार्टिंग से अगर आप रीडिंग करेंगे तो रीडिंग तो आप यहीं से करेंगे, लेकिन जब इस क्वेश्चन को हम पिक करेंगे, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, तो वो हमारी जो शुरुआत होगी वो 20 से होगी। ध्यान देंगे, ऑफ पीपल हैविंग कोविड 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज बट 10% गोज अंडर डिटेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि एक टेस्ट है जिससे कोविड का पता चल रहा है, 90% केसेस में टेस्ट पता लगा लेता है कि व्यक्ति को कोविड है, लेकिन 10% केसेस में नहीं लगा पाता है। ऑफ पीपल फ्री ऑफ कोविड, अगर व्यक्ति को कोविड नहीं है तो 99% केसेस में टेस्ट बता देता है कि व्यक्ति को कोविड नहीं है, लेकिन 1% केस में बताता है कि व्यक्ति को कोविड है। फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच, देखो मैंने कहा था ना कि शुरुआत कहीं और से है, शुरुआत यहां से है। टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है, ध्यान से समझेंगे, टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में 0.1% को कोविड है। 1% इज सेलेक्टेड एट रैंडम RT-PCR टेस्ट के लिए, पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट द कोविड पॉजिटिव। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि C सिंबल होगा कोविड पॉजिटिव, मतलब व्यक्ति को कोविड है, N सिंबल होगा व्यक्ति को कोविड नहीं है। और ये देखो ट्री डायग्राम बन करके तैयार हो गया है। ये जो सिंबल है ये बताता है कि टेस्ट पॉजिटिव है, टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। जरा ध्यान से समझना, पूरा सब कुछ मैंने वेल मेंटेन कर लिया है। कितने % पॉपुलेशन को कोविड है, तो कोविड जा रहा है 0.1%, तो 0.1 अपॉन 100, परसेंटेज हटाते हैं तो जाहिर सी बात है कि 100 लग जाता है, ये वाला लिया हुआ है टोटल पॉपुलेशन। अब अगर 0.1% को कोविड है, टोटल पॉपुलेशन हमने मान रखी 100%, और अगर हम कहें कि 0.1% को कोविड है तो कितने को कोविड नहीं है, तो 99.9% को कोविड नहीं है। परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली परसेंटेज को रिमूव कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो व्यक्ति को कोविड है, ये सी वाला जो ब्लॉक है ये यहां से शुरुआत होगी, हैविंग कोविड,
व्यक्ति को कोविड है। 90% केसेस में टेस्ट बता देता है कि व्यक्ति को कोविड है, यानी टेस्ट भी बताएगा, टेस्ट पॉजिटिव आएगा, टेस्ट भी बताएगा कि व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है। अब देखो फ्री ऑफ, ये देखो फ्री ऑफ कोविड 99% टेस्ट इज कोविड नेगेटिव बट 1% आर डायग्नोस्ड एज सोन कोविड पॉजिटिव। यही लाइन इंपॉर्टेंट है, यानी व्यक्ति को कोविड तो नहीं है लेकिन 1% केस में टेस्ट बता रहा है कि नहीं व्यक्ति को कोविड है। ये ट्री डायग्राम बनकर के तैयार हो गया है। बस जैसे पिछली बार वेन डायग्राम आपको सिखा दिया था और सारे क्वेश्चंस वेन डायग्राम से निकले थे, उसी पर ये ट्री डायग्राम बनकर के तैयार हो गया और सारे क्वेश्चन सब यहीं से आपको सोल्यूशंस मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि पर्सन टू बी टेस्टेड एज कोविड पॉजिटिव। पर्सन जो है गिवन दैट ही इज एक्चुअली हैविंग कोविड। अच्छा, यानी जो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ध्यान से समझेंगे, ही इज एक्चुअली हैविंग कोविड, यानी कोविड होने के बाद उसके पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी, टेस्ट के पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, व्यक्ति को एक्चुअल में कोविड होने के बाद उसके टेस्ट के पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी हमसे डिस्कस करवा रहा है। मुझे लगता है कि आप जानते हैं, ये वाला देखो हमारे पास केस आ रहा है, यानी पॉजिटिव यानी कोविड पॉजिटिव होने के बाद टेस्ट के पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी तो कितना आ जाता है 90/100। एंड फाइनली इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें सिंप्लीफिकेशन से देखने को मिलता है 9/10 मीन्स 0.9। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर यहाँ से 4 ऑप्शन हटा भी देते हैं तब भी हम इस क्वेश्चन को इजिली अटेम्प्ट ले सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि पर्सन गिवन दैट ही इज नॉट हैविंग कोविड। अच्छा, व्यक्ति को कोविड नहीं है, पर्सन टेस्ट एज कोविड पॉजिटिव। टेस्ट बता रहा है कि व्यक्ति को कोविड है लेकिन असल में व्यक्ति को कोविड नहीं है, तो कौन सा ब्लॉक आ जाएगा? देखो ये वाला हमारे पास n रहा, ये t प्लस रहा, देन वी गेट दी 1/100। क्या मिल जाता है 1/100। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं देन वी गेट दी ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इस बार हमारे पास जो मिलने वाला है क्वेश्चन वो ये रहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन इज एक्चुअली नॉट हैविंग कोविड। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि व्यक्ति को असल में कोविड नहीं है। अच्छा, व्यक्ति को कोविड नहीं है तो कितने % पॉपुलेशन को कोविड नहीं था? ट्री डायग्राम देखो हमारे पास ये बना हुआ और ये वाला देखो एन वाला ब्लॉक, यही तो आ रहा है, यही तो है। 99.9% जो है, क्या कहा, 99.9% जो है ये जा रहा है कोविड नेगेटिव। तो कुल मिलाकर के 0.999। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन इज एक्चुअली हैविंग कोविड गिवन दैट ही इज टेस्टेड एज कोविड पॉजिटिव। अच्छा, कोविड पॉजिटिव होने के बाद उसके ही इज टेस्ट के पॉजिटिव होने के बाद उसके कोविड होने की प्रोबेबिलिटी, यानी टेस्ट के पॉजिटिव होने के बाद उसके कोविड होने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो टेस्ट के पॉजिटिव होने के बाद, टेस्ट के पॉजिटिव होने के बाद उसके कोविड होने की प्रोबेबिलिटी, जब हम पीछे चलते हैं तो इसी को हम बोलते हैं क्या? बेस थ्योरम। क्या बोलते हैं? बेस थ्योरम। बेस थ्योरम की पहचान याद रखेंगे, दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक बेस और दूसरा टोटल प्रोबेबिलिटी। दोनों में अंतर ये होता है कि जब टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी में हम आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जबकि बेस की बात करते हैं तो आगे से पीछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि व्यक्ति, टेस्ट बता रहा है कि व्यक्ति पॉजिटिव है। अब हमको ये बताना है कि वो असल में सच में पॉजिटिव है। जिस ब्रांच की बात करेगा वो ब्रांच न्यूमरेटर पर रहेगी, मतलब ये वाली ब्रांच कहाँ जाएगी? ये वाली ब्रांच आ जाएगी न्यूमरेटर पर। इसका मतलब आपको देखने को मिलेगा 0.1/100 इंटू 90/100 होल अपॉन, आफ्टर देन 0.1/100 इंटू 90/100 प्लस, फिर हमें देखने को मिलता है जो बाकी जो ब्रांचेस बच गई हैं वो सब एडिशन के साइन के साथ में डिनोमिनेटर में आ जाती हैं, 99.9/100 इंटू 1/100। और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के बाद तुमको देखने को मिलेगा 90.1 से मल्टीप्लाई देन 9.0, ये 4 0 सबसे रिमूव हो जाएंगे। तो अब जो हमें देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 9 + 99.9। कुल मिलाकर के हमको देखने को मिलता है 9 अपॉन, यहाँ से देखने को मिल जाता है 99.9 में 9 को हमने कर दिया ऐड, देन 9 9 9 18, तो हमें देखने को मिल रहा है
1089 क्या देखने को मिल रहा है, 1089 क्या देखने को मिल रहा है, 108.9। अब आपका काम क्या है कि आप इसे डिवाइड कराएंगे और डिवाइड कराने के बाद एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि इसमें सही ऑप्शन हमारे पास क्या है। तो फिलहाल मैं एक बार इसको ज़रा कैलकुलेटर में डिवाइड करा करके देख लेता हूँ। अपने पास आ रहा है 9/108.9 और कैलकुलेट करने के बाद आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 0.0826। 0.0826 देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं सही है। 0.0826 तो राउंड ऑफ उन्होंने कर दिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी आपको समझ आ गया होगा पी सी बाई टी प्लस की जो वैल्यू हमने जनरेट की है वो ये जनरेट की। अब लिखने का जरा तरीका भी समझ लेते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, पी ए अपॉन बी। फॉर्मूला बनता है पी ए आई पी बी अपॉन ए आई होल अपॉन समेशन ऑफ पी ए आई इंटू पी बी अपॉन ए आई। अब आपको करना क्या है कि जो सिंबल यहां पर है, देखो यहां पर जो सिंबल है पी ए आई अपॉन बी, तो पी ए आई इसका मतलब यहां से आपको बनेगा पी सी प्लस सॉरी इंटू, यहां से बनेगा पी टी प्लस अपॉन सी। जो यहां पर है वही अपॉन में जा रहा है, होल अपॉन। अब यहां से दूसरा केस बनेगा पीसी, पहले तो जो न्यूमरेटर है वही पूरा कॉपी पेस्ट कर दो, कुछ नहीं करना है। जो न्यूमरेटर है उसी को सीधे उठा करके कॉपी पेस्ट कर देना है और इसी के साथ में हमें देखने को मिलता है पी एन इंटू पी टी प्लस अपॉन एन। अब इसके अंदर जो पीछे भी सारी वैल्यूज को मैंने रखा हुआ है, कुछ नहीं करना है। ये देखो मैंने सारी वैल्यूज यहाँ दिखा दी हैं। ये पूरा जो सिंप्लीफिकेशन है यही पूरा उठाकर ये कॉपी पेस्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन सेलेक्टेड टू बी डायग्नोसिस एज द कोविड पॉजिटिव। अच्छा, पर्सन सेलेक्टेड विल बी डायग्नोसिस्ड एज द कोविड पॉजिटिव। पूछ रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि पर्सन असल में सच में कोविड पॉजिटिव पाया गया। अब देखो, आप यहां पर पूछ रहा है कि पर्सन असल में कोविड पॉजिटिव पाया जा रहा है, मतलब डायग्नोसिस किया जा रहा है कोविड पॉजिटिव, यानी टेस्ट बता रहा है कि उसको कोविड है। और ये देखो टी प्लस तक आ रहे हैं, टी प्लस तक आ रहे हैं। इसका मतलब अभी आप समझ रहे होंगे कि टी प्लस का मीनिंग क्या है। यहां पर टी प्लस का सिंपल सा मीनिंग भैया ये है कि जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कि व्यक्ति मतलब कोविड पॉजिटिव है, मतलब टेस्ट बता रहा है वो कोविड पॉजिटिव है, मतलब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्कस करना। अभी बोल रहे थे ना, बेस थ्योरम वर्सेस टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों में अंतर समझ लेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी में हमें बिल्कुल लास्ट ब्रांच तक आना होता है, जबकि बेस में लास्ट ब्रांच में आने के बाद हमें एक कदम पीछे जाना होता है। इसलिए बेस थ्योरम को हम लोग रिवर्स थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स थ्योरम, क्योंकि इसमें रिवर्स जाते हैं, जिसमें रिवर्स जाएंगे वहीं पर बेस काम करेगा। अब अगर हम इस पूरे प्रोसेस को देखें तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो बेस का डिनोमिनेटर होता है वो असल में टोटल प्रोबेबिलिटी होता है। जो बेस का डिनोमिनेटर है वही है क्या? टोटल प्रोबेबिलिटी। और टोटल प्रोबेबिलिटी अगर डिनोमिनेटर को देखें तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं और वो आ रहा है 108.9। कुल मिलाकर के इसको हम वापस से डिस्कस कर रहे हैं। 0.1/100 इसके अंदर नहीं, इसके अंदर यही पूरा डिनोमिनेटर जो है, आप इसी डिनोमिनेटर को उठा करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे और आपका जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जनरेट होगा वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जनरेट होगा 1/0108.9 अपॉन, यहाँ से आपको 4 जीरो मिलेंगे क्योंकि 10,000 अब कैंसिल हम नहीं कर पाएंगे। और जब हम इसको डिवाइड करा देते हैं तो यहाँ से डिवाइड कराने के बाद ये बच्चा 1 हट जाएगा, 1 हट जाएगा। यहाँ से डिवाइड कराने के बाद आपको देखने को मिलेगा 0.01089। क्या मिलेगा? 0.01089। और इस तरह से हम लोगों ने केस स्टडी 2 को कंप्लीट कर लिया। केस स्टडी 3 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और केस स्टडी 3 को समझने का प्रयास करेंगे। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट फॉर अ क्लास 12th आ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस। अच्छा ठीक है, इसको भी हम लोग किससे सॉल्व करेंगे? ट्री डायग्राम से सॉल्व करेंगे। अच्छे से समझना क्योंकि ट्री डायग्राम तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अ बून, प्रोबेबिलिटी को बहुत ईजी वे में सिंप्लीफाई कर देता है। यहाँ पर बोल रहा है कि आइदर नोज दी आंसर और गेसेस, या तो वो आंसर के सिंबल होगा, आंसर जानता है,
और जी सिंबल होगा कि वो गेस करता है। ठीक है, बोला है कि नोज द आंसर और गेसेस 3/5। देखो 3/5 प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। अच्छा, 3/5 प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर जानता है, तो 2/5 क्या हो जाएगा कि वो आंसर नहीं जानता है। 2/5 विल गेसेस, ठीक है, गेस कर रहा है। एज्यूम दैट अ स्टूडेंट who guesses at the answer will be correct with the probability 1/3। मतलब वो गेस कर रहा है और गेस करने के सी सिंबल होगा करेक्ट का, यानी वो गेस करता है और गेस करने के बाद सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब ये मत समझना कि इसका 2/3 हो जाएगा। तुम सोचो कि अगर हम पूछें कि इसमें से विच ऑप्शन इज करेक्ट, और आपने कहा सर ऑप्शन सी इज करेक्ट, मान लेते हैं तुमको पता है कि इसका आंसर ऑप्शन सी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी काम करेगी? नहीं काम करेगी। प्रोबेबिलिटी तो एक गेस है, एक तरह का प्रेडिक्शन, और जहां कहीं भी श्योरिटी होती है वहां प्रोबेबिलिटी थोड़ी काम करती है। अगर आप बोल रहे हैं कि ऑप्शन ए सी इज करेक्ट, मीन्स ऑप्शन सी अगर सच में सही है तो उसको जानने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। जहां कहीं भी श्योरिटी होती है वहां पर या तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है या 1 हो जाती है। इसका मतलब ये होगा कि अगर वो सच में आंसर जानता है तो उस आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी 1 है। और ये वाला जो हिस्सा है ये क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं गया है, ये मिसिंग पार्ट है, और ये आपके कॉमन सेंस पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? कॉमन सेंस बेस्ड है। चलिए, ये हमारे पास ट्री डायग्राम बन करके तैयार हो गया है। पूछ रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इवन इवन। अरे यार, इवेंट देखो उन्होंने दे रखे हैं। इवेंट में E1 E2 E बी द इवेंट स्टूडेंट नो दी आंसर। E1 क्या है? E1 है स्टूडेंट नो दी आंसर। अब के नहीं यूज करेंगे हम लोग, E1 यूज करेंगे। E2 क्या है? गेस दी आंसर, ये E2 हो जाता है। और E क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो हमारे भी लास्ट ब्रांच में दोनों में सी था, इनके में ई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ सेम है। पी इवन की वैल्यू हम जानना चाहते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी इवन? पी इवन की वैल्यू आप जानते हैं 3/5 है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, साफ साफ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ई अपॉन इवन? ई अपॉन इवन का मतलब क्या हुआ? इवन जो इवेंट था, मतलब आंसर जानने के बाद उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। हाँ, आंसर जानने के बाद उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये क्या आ रही है? 1 आ रही है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। अरे भाई, आंसर जानने के बाद उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही हो जाएगी। फिर थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। दिस इज अ केस ऑफ, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी। ये किसका केस है? टोटल प्रोबेबिलिटी का केस है। टोटल प्रोबेबिलिटी, अगर हम समीशन को, ये जो यहाँ पर लिखा गया है के वेरिंग फ्रॉम 1 to 2 पी ई अपॉन ई के और फिर इंटू पी ई के, अगर हम इसको डिस्कस करते हैं, समीशन को ओपन करेंगे तो ये बना देता है पी ई अपॉन ई वन इंटू पी ई वन प्लस, यहां से तुम्हें देखने को मिलेगा पी ई अपॉन ई टू इंटू पी ई टू। अब यहां से पी ई अपॉन ई वन इंटू पी ई वन की वैल्यू हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ई अपॉन ई वन की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाल ली थी, क्या आई थी? 1, जबकि पी ई वन की वैल्यू क्या दे दी गई है? 3/5 प्लस पी ई अपॉन ई टू की वैल्यू मुझे लगता है शायद 1/3 है। ट्री डायग्राम की तरफ देख लेते हैं। बिल्कुल, ई अपॉन ई टू की वैल्यू क्या है? 1/3 और ई अपॉन ई टू 1/3, जबकि पी ई टू की वैल्यू क्या है? 2/5। पी ई टू की वैल्यू क्या है? 2/5। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है 3/5 प्लस 2/15, यानी 6 एलसीएम ले लिया 15, 5 3 जा 3 3 जा 9 प्लस 2, देन वी गेट दी 11/15। 11/15 मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। 11/15 मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभी आप देख रहे हैं ट्री डायग्राम कितना ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? अरे यार, यहाँ लिखा, ये तो एकदम बिल्कुल बच्चों वाला सवाल हो गया। 1 to 2 पी ई के, समेशन को ओपन करो, एक बार के की वैल्यू 1 पुट करो, फिर एक बार के पुट करो, 2 पुट कर दो के की वैल्यू। पी ई वन की वैल्यू शायद आपको दे दी गई है। पी ई वन की वैल्यू शायद थी 3/5 प्लस 2/5। अगेन वी गेट दी एलसीएम लेने के बाद आपको मिलता है 5/5, गेट दी 1, देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा मिल जाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन शायद अपना होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट
ही आंसर्ड इट करेक्टली। अच्छा, करेक्ट आंसर देने के बाद उसके आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी। देखो गिवन दैट का मतलब जब भी कहीं गिवन दैट आएगा तो वो चीज़ डिनोमिनेटर में जाएगी, ठीक है। डिनोमिनेटर में चला गया आंसर करेक्टली, करेक्टली को सी की जगह ई से बताया गया था। ही नोज दी आंसर, ये देखो। अब देखो ट्री डायग्राम की तरफ वापस से चल रहे हैं और यहां से आपका एक बार बेस फिर से क्लियर होगा। आंसर जानने के बाद यानी करेक्ट आंसर टिक करने के बाद उसके आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी। देखो पीछे जा रहे हैं और पीछे जा रहे हैं का मतलब क्या हुआ, यहां चलेगा बेस। अब बेस चलेगा तो फॉर्मूला हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, बिल्कुल मेंटेन कर सकते हैं। यहां से PE1 इंटू PE अपॉन E1 होल अपॉन, यही वैल्यू कॉपी पेस्ट इंटू PE अपॉन E1 प्लस यहाँ से PE2, और जो नंबर यहाँ होता है वही नंबर कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है। अभी हमने क्या किया, सारी वैल्यू उसको पुट कर दिया है। PE1 की वैल्यू मुझे लगता है शायद PE1 3/5 थी, यहाँ से आपको देखने को मिलता है 3/5, जबकि E1 जानने के बाद उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1 थी, होल अपॉन तो 3। ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये टोटल प्रोबेबिलिटी, और ये शायद अभी पीछे हम लोगों ने जनरेट किया हुआ है। टोटल प्रोबेबिलिटी ये रहा टोटल प्रोबेबिलिटी, ये आ रही थी 11/15। हम लोग इसका सीधे यूज़ करेंगे 11/15। आप चाहें तो वैल्यूज़ को पुट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 3/5 होल अपॉन 11/15, 5 3 जा, then we get the 9/11. 9/11 means option C is correct. Which option is correct? Option C is correct. तो कुल मिलाकर के इस तरह से हम लोगों ने जो है सारे के सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि सीबीएसई क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल थे। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको शॉर्ट आउट कर दूं। आपको केस स्टडी में बेस थ्योरम को लेकर के स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आ रहा था, तो परेशान नहीं होंगे, बेस थ्योरम यहाँ से भी कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ था। बेस थ्योरम में जो फॉर्मूला मेंटेनेंस या जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, अगर आप ट्री डायग्राम प्रॉपर चैनल पर बना ले जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ से केस स्टडी 2 जो था ये थोड़ा सा अपना इंपॉर्टेंस रखेगा, लेकिन इस साल इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जरा कम ही है, क्योंकि लास्ट ईयर ये कोविड वाला केस पूछा जा चुका है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, और इसके बाद की जो हमारी नई सीरीज शुरू होगी वो सीरीज एक्चुअली बेस्ड होगी किस पर, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पर होगी। सबसे पहले हम लोग 18 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और उसके बाद फिर अगर हमें समय मिलता है तो फिर एसेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।